बामसेब के 39वें राष्ट्रीय अधिवेशन के इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम हमारे विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह यादव जी मंच पर विराजमान हैं, उनका स्वागत करता हूं। और हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मूल निवासी नितिन गनोरकर जी जो मंच पर विराजमान हैं, उनकी अनुमति से आज के इस राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रास्ताविक भाषण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मंच पर हमारे साथ हमारे अन्य अतिथिगण भी है। विशिष्ट अतिथि है माननीय मृदुला देवी जी, उनका परिचय आपके समक्ष रखा गया। और मूल निवासी RS कुरिल साहब जो वाइस चांसलर है दुर्ग की विश्वविद्यालय का, वो भी यहाँ पर आएंगे। उनके सम्मान में और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से मैं प्रस्तावना प्रस्तुत करता हूँ। तत्पश्चात उद्घाटन पर भाषण होगा और विशिष्ट अतिथि का भाषण होगा। तो साथियों, इस अवसर पर सर्वप्रथम जब मैं अधिवेशन की परिकल्पना करता हूँ, मुझे याद होती है 1942 की। 1942 में इसी शहर में, नागपुर शहर में, बाबा साहब अम्बेडकर ने दी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर आयोजित किया था। और उस अधिवेशन की संपूर्ण कार्रवाई बाबा साहब अम्बेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस, उनके समग्र साहित्य में उपलब्ध है। उसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि वो अधिवेशन जब इस शहर में आयोजित किया गया तो उस अधिवेशन का स्वरूप और उसकी भव्यता क्या थी, कैसे समाज का हर व्यक्ति उस अधिवेशन की कार्रवाई को सुनने के लिए और वहाँ से संदेश समाज में पहुँचाने के लिए इस शहर में सारे भारत से पहुँचा था। महिलाएं उस अधिवेशन में विशिष्ट रूप से शामिल थी और उस अधिवेशन में महिलाओं की उपस्थिति देखकर एक विशिष्ट सत्र महिलाओं का भी उस अधिवेशन के साथ जोड़कर आयोजित किया गया था। उस प्रसंग पर जब बाबा साहब अम्बेडकर ने मूल निवासी बहुजन समाज को संबोधित किया तो उसमें दो बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक, हमें अपने समाज का स्वतंत्र और स्वावलंबी आंदोलन खड़ा करना चाहिए, ये बिंदु है। यदि हम अपने समाज को स्वतंत्र रूप से सामाजिक धरातल पर संगठित करते हैं, जो बिना किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव के अपने समाज के विकास और कल्याण का एजेंडा, कल्याण का कार्यक्रम निर्धारित कर सके, उसको संचालित कर सके, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों के सामने लक्ष्य रखा और वो प्रेरणा हम लोगों के लिए निर्माण की कि हमें स्वतंत्र रूप से अपने समाज को संगठित करना चाहिए, ना कि जो लोग हमारे ऊपर बाहर से आकर यहाँ शासन कर रहे हैं उनके सामने बार बार जा कर के दया याचना करनी चाहिए। तो उनसे दया याचना करने के बजाय हमें अपना स्वतंत्र और स्वावलंबी आंदोलन खड़ा करना चाहिए। ये प्रेरणा बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ से दी। और समाज के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और समाज में जो हम चाहते वैसा परिवर्तन लाने के लिए महिलाओं की सहभागिता हमारे आंदोलन में समान रूप से होनी चाहिए, ये प्रेरणा भी उस अधिवेशन से हम लोगों को मिलती है। यद्यपि बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण मिशन में जो जो उन्होंने हमारे लिए किया वो सारा हमें प्राप्त हुआ संविधान के माध्यम से, हमारे मानवीय अधिकार हमको बहाल हुए। और उनके जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी थे, खास करके राजनीतिक क्षेत्र में जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी उसकी कमान बाबा साहब के बाद संभाल रहे थे, उन लोगों ने जिस पद्धति से और जिस दृष्टिकोण से आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए था वो नहीं बढ़ा पाए। उससे हमारे दुश्मन ब्राह्मणवादी ताकतें उन लोगों को हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार करने का मौका मिला। और वो जो हमारे ऊपर ब्राह्मणवादी ताकतों ने मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार का दौर जारी रखा, जिसके खिलाफ में बाबा साहब अम्बेडकर ने नेहरू कैबिनेट से, सरकार से अपने मंत्री पद का इस्तीफा दिया था, तो उसमें प्रमुख था कि ओबीसी के हक अधिकार उन्हें बहाल किए जाए, ओबीसी को
उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। जैसे संविधान की धारा 340 में अंकित है, वैसे राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से एक कमीशन की नियुक्ति करके ओबीसी के हक और अधिकार, अन्य पिछड़े वर्ग के हक और अधिकार उन्हें बहाल किए जाए। ये सबसे पहली डिमांड बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने इस्तीफे में, अपने रेसिग्नेशन में लगाई थी। दूसरा, हिंदू कोड बिल जिसमें महिलाओं के अधिकार उनको बहाल किए जाए। और तीसरा, देश में जातिवादी वारदात और अत्याचार जो होते हैं उसकी रोकथाम होनी चाहिए। ये तीन प्रमुख बातें बाबा साहब ने वहां देश के सामने रखी जब उन्होंने उनकी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। और उसके लिए जो होना चाहिए, उसके लिए जो समाज से आंदोलन खड़ा होना चाहिए, इसके लिए बाबा साहब ने तैयारी शुरू की। और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अलावा हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के जो अन्य पिछड़े वर्ग है उनको मिला करके एक हमारा राष्ट्रीय स्तर का संगठन और आंदोलन खड़ा होना चाहिए। ये परिदृश्य, ये दृष्टिकोण बाबा साहब ने समाज के सामने रखा। और उसी दृष्टिकोण से पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन राजनीतिक पार्टी के रूप में काम कर रहा था। बाबा साहब ने कहा कि इसके बाद ये केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक जो है काम करेगा और राजनीतिक हमारे हक और अधिकार के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हम बनाएंगे। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय हमें दृष्टिकोण दिया। उस रिपब्लिकन का मैं मायने समझता हूं कि रियल पब्लिक ऑफ इंडिया, ये भारत के मूल निवासी, इस भारत की वास्तविक जनता, रियल पब्लिक। रिपब्लिक का वैसे मीनिंग तो गणतंत्र होता है, तो वैसे भारत के मूल निवासी सारे गणतंत्रात्मक लोग हैं। तो जो गणतंत्रात्मक लोग हैं उनकी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाने की घोषणा की। और उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अन्य पिछड़े वर्ग के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग SC ST से मिलाकर जो धर्म परिवर्तित हुए, उनमें से जो धर्म परिवर्तित हुए वो सारे लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से संगठित करने का प्रण लिया और उसका दृष्टिकोण दिया। परंतु वो काम वो अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाए। और उनके बाद वो जो परिकल्पना उन्होंने रखी थी, ये नाम मात्र केवल बाबा साहब ने उस समय हमको दिया और उसकी एक लेखा बना के दिया, परंतु उसको धरातल में उतारने के लिए हमारे समाज के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का एक सामाजिक समूह, एक आइडेंटिटी उनकी बनाने के लिए जो काम होना था वो बाबा साहब के राजनीतिक अनुयायी नहीं कर पाए। वो नहीं कर पाए। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को रजिस्टर तो किया, परंतु अगेन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया केवल शेड्यूल कास्ट की पार्टी बन करके रह गई। ये बात जब ब्राह्मणवादी ताकतों के समझ में आई कि इनके नेतृत्व का जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण वो नहीं रहा जो बाबा साहब अम्बेडकर का था, इनके प्रयास वो नहीं है कि SC ST और OBC तीनों को मिला करके और धर्म परिवर्तित को मिला करके हमें आंदोलन खड़ा करना चाहिए, ये दृष्टिकोण नहीं रहा। इसका मौका देखकर ब्राह्मणवादी ताकतों ने हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार करने का एक अभियान सा छेड़ दिया। और खास करके जो बाबा साहब के आंदोलन से, शिक्षा से जो लोग लाभान्वित थे, सरकारी कर्मचारी थे, सामान्य आदमी की बात छोड़िए, कर्मचारियों के ऊपर अन्याय अत्याचार होने लगे। कर्मचारी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती सेलिब्रेशन करने के लिए, उसका उत्सव मनाने के लिए छुट्टी भी उनको नहीं मिल रही थी। देश ने उनके लिए छुट्टी देने का कृतज्ञ भाव से कि उन्होंने देश का इतना बड़ा संविधान बनाया, वो बात छोड़ो, जो अपने से अपनी लीव लेकर के जयंती मनाना चाहते थे उन लोगों को भी ये काम करने के लिए सरकार अनुमति नहीं देना चाहती थी। इतना भयानक दबाव और इतना भयानक आतंक हमारे समाज में कर्मचारी के ऊपर जब यहाँ की ब्राह्मणवादी ताकतों ने लाया, उसकी प्रतिक्रिया में, उसके प्रतिरोध में पामसेप का जन्म हुआ है कि अगर हमारे महापुरुष की जयंती भी हम इस देश में खुलेआम आनंद उसका महसूस करते हुए आयोजित नहीं कर सकते, तो हमें ऐसे सरकार और ऐसे शासकों के खिलाफ में अपने समाज को यथाशीघ्र आंदोलित और संगठित करना चाहिए। इस उद्देश्य से पूना में कार्यरत माननीय कांशीराम जी, DK खापर्डे साहब
और हमारे बामसेब के जो संस्थापक सदस्य थे दीना भाना जी और पूना के अन्य साथी जो डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करते थे, उन लोगों ने कर्मचारियों के माध्यम से, क्योंकि वो पढ़े लिखे समाज का वर्ग है, कर्मचारी पढ़ा लिखा वर्ग है समाज का, तो उनके माध्यम से समाज का नेतृत्व करना चाहिए। क्योंकि जो राजनीति में लोग गए वो लोग बाबा साहब का दृष्टिकोण भूल गए। उनमें से कई लोग ऐसे थे वो ज्यादा बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे और वो राजनीतिक नेताओं का अनुसरण कर रहे थे, तो उनके पास सही जानकारी नहीं होने की वजह से, उनके पास सही से जागृति नहीं होने के वजह से, दोस्त और दुश्मन की पहचान की कमी होने की वजह से वो लोग हमारे समाज के हक अधिकार और हमारे समाज के बुद्धिजीवियों का वो रक्षण नहीं कर पा रहे थे। तो समाज के बुद्धिजीवियों ने, कर्मचारियों ने बामसेब, दी ऑल इंडिया एससी एसटी ओबीसी और इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक लोग, माइनॉरिटी के कर्मचारियों का महासंघ है। तो ये कर्मचारियों ने बिड़ा उठाया। ये मशाल जो बाबा साहब ने जलाई थी वो गांव गांव तक लोगों को रोशनी पहुंचाने के लिए अपने हाथ में उठाई और उन्होंने ये काम पूना से प्रारंभ करके ऑल इंडिया में उसका फेडरेशन बनाने का प्रण किया। 5 सालों के अंदर उन्होंने इसको देश के कोने कोने में इसके प्रतिनिधि पैदा किए। 71 से लेके 78 तक 8 साल जब हुए तो बामसेब का पहला जन्म का अधिवेशन बोर्ड का दिल्ली में आयोजित किया गया और आगाज किया गया कि बामसेब का जन्म हो रहा है। ये 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली के बोट क्लब में बामसेब का जन्म हुआ। मैं हमारे विशिष्ट अतिथि गण उनके जानकारी के लिए यहाँ पर इसकी उद्घोषणा कर रहा हूँ, ये जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जिम्मेवारी वहाँ से कर्मचारियों ने 6 दिसंबर को संकल्प दिवस के नाम से, एक प्रतिबद्धता के नाम से, डे ऑफ कमिटमेंट, कि बाबा साहब के मृत्यु के दिन, उनके महापरिनिर्वाण के दिन लोग एक मेणबत्ती लगा करके बाबा साहब के प्रति अपना कर्तव्य पूरा हो गया ऐसा समझते थे। उन लोगों को बामसेब के लोगों ने यह दृष्टिकोण दिया कि ये 6 दिसंबर केवल मेणबत्ती जलाने का काम नहीं है, 6 दिसंबर प्रतिबद्धता का दिवस है कि बाबा का मिशन, बाबा साहब का मिशन हम जन जन तक पहुंचाएंगे। बाबा साहब के आंदोलन से जो शिक्षा हमने प्राप्त की, हम अधिकारी बने, हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया वो परिवर्तन हमारे समाज के अंतिम आदमी के जीवन में आना चाहिए। ये प्रण बामसेब के लोगों ने वहां पर किया और वहां से बामसेब का कारवां साथियों प्रारंभ हुआ। जो नए साथी आज इस अधिवेशन में सहभागी हुए होंगे उनकी जानकारी के लिए भी ये बात मैंने यहां पर आपके सामने रखी। और साथियों, हमने वहां से 6 दिसंबर 1978 से आगे लगातार हर वर्ष राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन, राज्य स्तर का अधिवेशन, जिला स्तर का अधिवेशन, विभागीय स्तर का अधिवेशन कर करके संगोष्ठियों के जागृति के कार्यक्रम जिला स्तर पर कर करके सारे देश में फुले अंबेडकरी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया और उसके माध्यम से इस देश में सामाजिक क्रांति का जो कारवा है, लोगों के विचारों में क्रांति लाने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया। और वो प्रण जो इस देश में क्रांति लाने का प्रण हमारे महामानवों ने हमारे सामने रखा, ध्येय रखा, लक्ष्य रखा, उसको लेकर के साथियों हम आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन इसलिए ये केवल लोगों को इकट्ठा करके सद्भावना व्यक्त करने का या वार्षिक भेंट करने का कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रीय भेंट और प्रीतिभोज भी नहीं है। राष्ट्रीय अधिवेशन महामानवों के आंदोलन का संदेश वर्तमान में कैसे उसको प्रासंगिक बनाया जाए इसके ऊपर मंथन चिंतन करने के लिए है। और वहां से यहां से चिंतन मंथन करके वो संदेश जनमानस में सामान्य आदमी के पास पहुंचाने का प्रण करने का अवसर है। तो साथियों, इस अधिवेशन में इसलिए हमारे समाज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन समस्याओं के ऊपर आप देखेंगे इस पत्रिका में, जो हमारी कार्यक्रम पत्रिका है, हमारे समाज की वर्तमान में जो ज्वलंत समस्या है उन समस्याओं को लेकर के आने वाले 4 दिनों तक
हम लोग यहाँ पर मंथन करेंगे और साथ साथ हमारे कार्यकर्ता कुछ 2 विषयों के ऊपर समूह चर्चाओं के माध्यम से मंथन करेंगे और बाकी 12 में से 8 सत्रों में हम एक्सपर्ट लोगों को यहाँ बुलाकर, जो विश्वविद्यालय में किसी विषय के ज्ञाता है, जो सामाजिक कार्य में, जो परिवर्तन के कार्य में समाज में स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, जैसे जस्टिस वीरेंद्र सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, SRA के वो मान्यवर ट्रस्टी है और उसके अध्यक्ष है। तो ऐसे लोग जो समाज में काम करते हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का उनका स्वतंत्र कोई चिंतन है, ऐसे लोगों को विशिष्ट किस्म की जो ख्याति रखते हैं और विशिष्ट किस्म का जो एक्सपर्टाइज रखते हैं, उन लोगों को इस अधिवेशन में हमने विभिन्न 8 विषयों के ऊपर बोलने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया है, जिसमें से हम लोग अपने लिए संकल्प बना करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे इस पत्रिका में साथियों, पहले दिन जो हम पहला विषय इस उद्घाटन सत्र के बाद, भोजन के बाद जो हम शुरू करेंगे, वो है हमारे मूल निवासी बहुजन आंदोलन के बारे में, कि हमारे मूल निवासी बहुजन आंदोलन को हम आज तक कहां तक लाए और हमने जो कृति कार्यक्रम बनाया, उस कृति कार्यक्रम की क्रिया प्रतिक्रिया समाज में क्या हो रही है, इसके ऊपर चिंतन करने के लिए हमने पहला जो है प्रबोधन सत्र आयोजित किया है। हम दूसरे प्रबोधन सत्र में मूल निवासी आर्थिक नीति के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हम ये चाहते हैं कि इस देश की आर्थिक नीति वैसी हो जैसे इस देश के संविधान की प्रस्तावना में, इस देश की संविधान की उद्देशिका में लिखा हुआ है। वो वैसे तो देश के संविधान के विभिन्न आर्टिकल में, खास करके हमारे फंडामेंटल राइट और दूसरा हमारे संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के दिशा निर्देशक तत्वों में जो अंकित है, जो वर्णित है, वैसा समाज, एक समाजवादी संरचना हम चाहते हैं। तो उसके लिए हमारी ओर से ये हम पहल करना चाहते हैं कि इस देश में जैसे शिक्षा नीति है, इस देश में जैसे स्वास्थ्य नीति है, इस देश में जैसे रक्षा नीति है, तो इस देश में आर्थिक नीति की भी घोषणा शासन प्रशासन के माध्यम से होनी चाहिए। आप सोचते होंगे कि बिना आर्थिक नीति के देश थोड़े चल रहा है। कैसे? वो आर्थिक नीति उन्होंने अपने लिए लचीली रखी हुई है, उसके लिए कोई सिद्धांत, कोई आधार वो पक्का बना के नहीं चल रहा है। स्कीम बनाते हैं, बजट बनाते हैं, पास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो बजट में वादा किया उसकी यदि वादा खिलाफी हुई तो उसका दोषी जो होगा उसको क्या सजा होनी चाहिए, इसका प्रावधान नहीं है। इसलिए इस अधिवेशन में हम इस बात की पहल करने जा रहे हैं कि हम इस देश में इंडिजिनस इकोनॉमिक पॉलिसी लाना चाहते हैं। उसका मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया हम यहां से प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथियों, हम प्रतिनिधि सत्रों में संगठनात्मक लोकतंत्र, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम इसके बाद इस देश में जो किसान और मजदूरों के साथ पिछले 3 सालों के अंदर जो खुल्लम खुल्ला धोखेबाजी हो रही है, खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ हो रहा है, संसद से देश के बड़े बड़े नेता ये जाहिर कर चुके हैं कि किसानों के खिलाफ में जो कानून लाए गए थे हम वापस ले रहे हैं, लेकिन ना जो कानून लाया था वो लागू कर रहे हैं, ना जो पहले था वो लागू कर रहे हैं। किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, किसान तो घर चले गए और इन्होंने भी जो उनको करना है वो मन की मर्जी कर रहे हैं। ना उनको न्यूनतम अपने उत्पादन का मूल्य मिल रहा है जो उन्होंने वादा किया था कि हम देंगे, ना उसकी कोई चर्चा है। ये खुलेआम धोखाधड़ी है, ये फ्रॉड है, ओपन फ्रॉड है, जनता के साथ ओपन फ्रॉड है। इसके ऊपर हम चर्चा चाहते हैं, उन लोगों से चर्चा चाहते हैं जिन लोगों ने किसानों के उस आंदोलन का जो है नेतृत्व किया है। और साथियों, इसके साथ हम लोग चर्चा चाहते हैं कि इस देश में संविधान जो है
उसका नाम ले रहे हैं, उसका चित्र लगा रहे हैं, बाबा साहब का चित्र लगा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शासन प्रशासन के लोग कि हम संविधान का आदर करते हैं। क्यों? क्योंकि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग संविधान के प्रति बहुत संवेदनशील है, उसका बहुत आदर सम्मान करते हैं। तो उनका आदर सम्मान पाने के लिए ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम देखो संविधान का कितना सम्मान करते हैं। हाथ में किताब लेकर के लोगों को दिखा के, फोटो खींच के, बाबा साहब के साथ अपना फोटो लगा के, और वही लोग संविधान की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी जो देश के संसद ने और उसके ऊपर देश की सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगाई कि आर्थिक आधार पर जो सवर्णों को आरक्षण दिया जाएगा, हमारे संविधान के मूल ढांचे में कहीं नहीं है। मैं सोचता हूं कि जस्टिस साहब उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये सारे ने उसकी लड़ाई लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो हमने इसलिए एक सब्जेक्ट रखा है कि संविधान का नाम तो ले रहे संविधान का नाम, और ब्राह्मणवादी काम, इसको एक्सपोज करो, इसको डिनाउंस करो, इसको एनिलेट करो, इसको खत्म करो। ऐसे चरित्र को, ऐसे दोगले चरित्र को, ऐसे वादा खिलाफी लोगों को समाज के सामने उजागर करो, और समाज जो उनको भला समझ करके, क्योंकि वो संविधान का नाम ले रहे हैं, बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, उनको समर्थन दे रहा है, वो समर्थन समाज का समाप्त करो। इस लाइन में भी हम चर्चा इस अधिवेशन में साथियों करने वाले हैं। साथियों, दो अन्य विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। वो एक है सशस्त्र सेना में ब्राह्मणीकरण, देश की सशस्त्र सेना का, आर्म फोर्सेस का ब्राह्मणीकरण। यह बताया जा रहा है कि अब युद्ध करने के दिन चले गए। सरकार बता रही है कि अब पैदल युद्ध करने के दिन चले गए, हमें पैदल सैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ी बहुत है 2-4 साल के लिए। तो जो सेना में भर्ती होते थे, हमारे ज्यादातर मूल निवासी लोग ही सेना में भर्ती है। जो सैनिक है, वो सैनिक की सेवा केवल 4 साल रखेंगे बोल रहे हैं, और उसके बाद उसको सर्विस से निकाल देंगे, रिटायर कर देंगे, फिर दूसरा लाएंगे, 4 साल बाद दूसरा नौजवान लाएंगे। मतलब देश की रक्षा करने के लिए एक सैनिक को अपने देश की जो सीमाएं पता होनी चाहिए, एक सैनिक को अपने देश का जो खुफिया जानकारी होना चाहिए, उसको अपना जल, जंगल, पहाड़ पता होना चाहिए। पता होने के लिए 2-4 साल लगते हैं। जब पता हो जाएगा, दूसरे साल में सोचेगा 2 साल की सर्विस रह गई, वो सोचेगा अब तो मैं रिटायर होने वाला हूं, मुझे क्या फिक्र करनी, मुझे पेंशन भी नहीं है। वो फिक्र नहीं करेगा। और पहले पेंशन मिलती थी, 40 साल तक काम करता था सैनिक, उसके बाद भी ऑफिसर बन सकता था। वो हमारे लिए खत्म कर दिया, ब्राह्मणों के लिए जारी रखा, क्योंकि सेना के प्रशासन में, सेना की कमांड में ब्राह्मणवादी लोग बैठे हुए हैं। पैदल सेना में, बंदूकधारी में हमारे लोग हैं, उनकी बहुत संख्या है। मैं तो ये समझता हूं शायद ये डर रहे हैं। क्यों? इतनी बड़ी मात्रा में सेना में हमारे लोग रहेंगे, और हमारे सैनिकों का अगर एक आध दिन दिमाग खराब हो गया और ऑफिसर उनके बैठे हुए हैं, कहीं उनको गर्दन पकड़ के खड़ा ना कर दे। पाकिस्तान में हो रहा है, बगल बगल में हो रहा है, सेना विद्रोह कर रही है। मुझे तो लग रहा है मूल निवासी का आंदोलन इस देश में जो चल रहा है, उससे ब्राह्मण घबरा रहा है कि सेना में रहेंगे। इंदिरा गांधी को 1 मिनट में 36 गोली फूकी थी। मैं उसका गोली फूकने का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके जब लगा कि मेरा जो सम्मान, मेरा जो धार्मिक अधिकार है, उसके खिलाफ में देश की प्रधानमंत्री काम कर रही है, तो पंजाब के एक सिख धर्म के आदमी ने उसको उसके प्रांगण में सरकारी कर्मचारी होने के नाते 36 गोली धार 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 फूक दी थी। देखा आप लोग?
ऐसे होता है जब सामान्य आदमी का दिमाग खराब हो जाए। हम तो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारा दिमाग खराब नहीं है, और हम लोगों का दिमाग खराब जो लोग हैं उनका ठीक करना चाहते हैं। हाँ, सबसे पहले ब्राह्मणवादी लोगों का दिमाग खराब है, उनका ठीक करना चाहते हैं। और हमारे लोगों को भी हम समझा रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से ही होगा। ब्राह्मण को भी अगर ठिकाने लगाना है, ब्राह्मणवाद को ठिकाने लगाना है, लोकतांत्रिक तरीके से ही करेंगे। परंतु दुर्घटना बता रहा हूं, दुर्घटना यह है कि इंदिरा गांधी के सीने में 36 गोली फूकी गई। मैंने नहीं बोला था फूकने के लिए, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, ठीक है। दुर्घटना है, सेना में मूल निवासी अगर 40 साल रहता है और उसको लगेगा मेरे आम आदमी के ऊपर ये कमांडर, ये अधिकारी, ये देश के शासक अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, वैसे भी एक आध दिन बाहर के दुश्मन के गोली से मरने वाला हूं, उससे ये अच्छा है कि ये जो लोग मेरे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, क्यों ना मैं इनको फूंक दूं। संभावना है, संभावना है साथियों, नहीं तो ये अग्निवीर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। 4 साल क्यों? 4 साल में उसको पता हो जाता है कहां पर क्या है, गोला बारूद कहां रखा है, खुफिया तंत्र का। मैं 4 साल के बाद मूल निवासी को घर भेज दो। षड्यंत्र है, देश की सुरक्षा के साथ षड्यंत्र है। अगल बगल के देश, दुनिया के देश क्या सोचेंगे? अरे इनकी देश की जनता, इनके देश की जो सेना होती है 4 साल की सेना होती है, बोलेंगे 4 साल के बाद वो तो 2 साल में ही उसका मन बनता है घर जाने का। तो बाहर के लोग हमारे देश की सुरक्षा के बारे में क्या सोचेंगे? ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इसलिए साथियों इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। और एक और विषय है जिसके ऊपर हम गंभीर चिंतन करेंगे, वो विषय है कि इस देश में लोकतंत्र बहाल हुआ और लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष और भिन्न भिन्न पक्षों के माध्यम से जिस प्रकार के हमारे देश की प्रकृति है, जिस प्रकार से हमारे देश की जो है हमारी पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी है, विभिन्नता है, उसके ध्यान में रख करके संविधान बनाने वाले लोगों ने हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम बनाया कि बहुपक्षीय संसदीय लोकतंत्र हमारे देश में है, प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। और ब्राह्मणवादी लोग जब से इस देश में संविधान लागू हुआ, बाबा साहब गुजर गए, तब से कोशिश कर रहे हैं ये बात सिद्ध करने की कि देश को चलाने के लिए केवल एक पार्टी की जरूरत है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की जरूरत है। ये देश की संविधान की जो विचारधारा है, संविधान का जो दर्शन है, उस दर्शन के खिलाफ धोखाधड़ी है, उस दर्शन के खिलाफ ये राष्ट्रद्रोह है। ऐसा बोलना कि देश में केवल एक ही पार्टी चाहिए, मैं समझता हूं आज की तारीख में यदि फ्यूचर में कोई उनका माए का लाल इसको पास कर दे संसद में तो हम लोकतंत्रवादी लोग हैं तो मान लेंगे, लेकिन आज की तारीख में हमारे देश में बहुपक्षीय लोकतंत्र है। और यदि कोई आदमी ये कहता है कि एक ही पक्ष का राज होना चाहिए तब हम विकास हमारा होगा, ये लोगों को गुमराह करने का कार्यक्रम है। इसलिए हमने यहां पर विषय रखा है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए विषय रखा है, विपक्ष को नेस्तनाबूद करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, जन विश्वासघात पर लोक महाभियोग की पुकार, ये विषय रखा है साथियों। आइए आइए सर, कुरिल साहब आ गए, आप कृपया तालियों से उनका स्वागत करिए। हमारे मुख्य अतिथि और हमारे उद्घाटक RS कुरिल साहब, वाइस चांसलर हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी दुर्ग छत्तीसगढ़, हमारे मंच पर पहुंच चुके हैं। मैं कुरिल साहब को विनंती करता हूं कि वो अपना आसन ग्रहण करें। साथियों, मैं ये जो क्रम समझा रहा हूं अधिवेशन का, उसका शेड्यूल आपके सामने रख रहा था, उसमें ये अंतिम विषय है और इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे देश के संविधान में बहुपक्षीय
राजनीतिक व्यवस्था उपलब्ध है। और लोग कह रहे हैं एक पक्ष का होना चाहिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होनी चाहिए, और दूसरे कोई चुन करके आते हैं तो उन लोगों को जो है हम या तो पैसों से खरीदेंगे या उनको धमकाएंगे, उनको डराएंगे, उनको जो है अरेस्ट करेंगे, उन लोगों को कैद करेंगे। ऐसा जो डर फैलाने का काम देश में चल रहा है वो अच्छा नहीं है। लोकतंत्र है, सभी पक्षों को अपनी स्वतंत्रता है, उनको उनके अधिकार, उनके मूलभूत अधिकार बहाल रहने चाहिए। राजनीति लोग करते हैं, उनको स्वतंत्रता है, कर सकते हैं। हम समाज के प्रहरी है, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। सिलेबस पढ़ाने के अलावा मेरा यह कर्तव्य है कि समाज की समस्याओं के ऊपर मैं रिसर्च करूं, समाज का प्रबोधन करूं, अपने छात्रों का प्रबोधन करूं। संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं समाज की समस्याओं को समझूं, अध्ययन करूं और सही मार्गदर्शन करूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस अधिकार से मैं कह रहा हूं, इस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार का वातावरण देश के हित में नहीं है। लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार बहाल रहने चाहिए। किसी भी किस्म से उसमें लोगों को गुमराह करने का काम नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा कुछ हमें नजर आता है तो उसके ऊपर हमें प्रकाश डालना चाहिए, उसको उजाले में लाना चाहिए, उसके ऊपर लोगों का प्रबोधन करना चाहिए। हम इतना कर सकते हैं। बंदोबस्त करने का काम समाज का काम है। हम समाज को संदेश दे सकते हैं, संकेत दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो चीजें दबाई जा रही उनको उजाले में ला सकते हैं। लेकिन बंदोबस्त, अगर गलत चीज हो रही है, उसका बंदोबस्त करने का काम समाज के अन्य प्रहरियों का भी है। हम एक सामाजिक संगठन है, कर्मचारियों का संगठन है, समाज के अलग अलग प्रकार के संगठन है, उनके ये काम है। हमारे समाज के कुछ लोग राजनीति में काम करते होंगे, कुछ आर्थिक क्षेत्र में काम करते होंगे, कोई सभ्यता के क्षेत्र में, कलाचार के क्षेत्र में काम करते होंगे, उन सब लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में काम करते होंगे। उन लोगों का कर्तव्य है कि अपने अपने क्षेत्र में वो समाज का सही से प्रबोधन करे और देश में जो लोकतंत्र है उसको बहाल रखे, उसकी रक्षा करे। लोकतंत्र की रक्षा संविधान की रक्षा है, संविधान की रक्षा लोकतंत्र की रक्षा है। मतलब लोगों को दोनों चीज का ज्ञान होना चाहिए, संविधान का ज्ञान होना चाहिए और उस ज्ञान के आधार पर समाज में वातावरण निर्मित होनी चाहिए, वैसी परंपराएं स्थापित होनी चाहिए। साथियों, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके ऊपर भी आने वाले समय में संकल्प लेकर इस अधिवेशन से हम जाएंगे। मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हुए थे। जब मुझे याद हुई 1942 की, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी शहर में द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन यहां पर आयोजित किया और उसमें महिलाओं की समान प्रतिभागिता करवाई, तो रोंगटे इसलिए खड़े हुए कि ये साधन प्रचार माध्यम उस समय नहीं थे। तब भी इस नागपुर शहर में हमारे समाज के लोग इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुए थे कि देश के सारे लोगों का जो है दिमाग चकरा गया कि ये लोग कहां से और कैसे यहां पर उपस्थित हो गए, कैसा ही आयोजन है। आज की तारीख में वो, क्योंकि मास मोबिलाइजेशन का काम था, सामान्य आदमी को जोड़ने का काम था, आज की तारीख में बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करने का काम हमसे अपने अपने कंधे के ऊपर लिया है। कर्मचारियों को, कार्यकर्ताओं को, प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को संगठित रखना और उनके माध्यम से समाज का नेतृत्व करने का बीड़ा बाम से अपने उठाया है। उस काम के लिए हम अधिवेशन आयोजित कर रहे हैं। 3000 सदस्यों का रजिस्ट्रेशन इस अधिवेशन के लिए है, क्योंकि ये हमारी जगह शहर से 40-45 किलोमीटर दूर है। इसलिए कुछ साथी, इतनी ट्रेनें इस देश में है नहीं कि हमारे लोगों को हर कोने से उन ट्रेनों में
जो तारीख और समय हम निर्धारित करते हैं उसके ऊपर वो यहाँ पर पहुँचा है। तो हमारे कुछ साथी थोड़े अभी लेट में पहुँचेंगे, लेकिन जो हमारे अधिवेशन में रजिस्ट्रेशन जो हमारे अध्यक्षों ने बताया है 3000 डेलीगेट्स सहभागी होंगे हमारे संगठन के। अभी अगर आप कैलकुलेट करोगे कि हमारे संगठन की 4 शाखाएं हैं और हमारा संगठन मिला के 80,000 से ज़्यादा हमारे सदस्य है, तो हमारे कार्यकारिणी के जो सदस्य है 7,000 सदस्य है। 7,000 से भी कुछ ज़्यादा होंगे जो रिसेंट पिछले 3 महीने के अंदर का डेटा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। उनमें से कोई बीमार होगा, कुछ लोगों की उम्र हो गई है इसलिए यहाँ पर आना है तो रिस्क है इसलिए नहीं आ रहे हैं, अन्य अन्य कारणों से 7,000 में से 3,000 लोगों ने यहाँ आने की कमिटमेंट जाहिर की है। और ये 3,000 लोग हैं जिनको इस अधिवेशन के बाद यहाँ जो संकल्प पारित होते हैं उन संकल्पों को वो सारे कार्यकारिणियों के 7,000 सदस्य उनके पास पहुँचाना है। हमारे ऑफशूट जो संगठन है, हमारी जो शाखा संगठन है, जैसे मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, मूल निवासी सभ्यता संघ और अन्य, इन सभी लोगों को हम यहाँ से दिशा निर्देश देना चाहते हैं कि जो यहाँ हम संकल्प पारित करेंगे वो सारे संकल्प उन 7,000 लोगों के पास तुरंत ये अधिवेशन समाप्त होते, वैसे ये ऑनलाइन प्रसारण हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के दूसरे सदस्य जो आज यहाँ उपस्थित नहीं हुए वो भी इस उद्घाटन सत्र को देख रहे होंगे, देश में भी और देश के बाहर भी देख रहे होंगे, वो भी हमारे साथ इसमें शामिल है, वो भी संदेश को सुन रहे होंगे कि इस अधिवेशन में जो संकल्प हम पारित करेंगे उन संकल्पों को यथाशीघ्र धरातल पर हमें लागू करना है। और जो आगामी कार्यक्रम है, जिस क्षेत्र में हमारे संगठन का नेटवर्क नहीं है, जाल नहीं है, वो जाल बिछाने का काम हम युद्ध स्तर पर करेंगे। ये संकल्प आज इस उद्घाटन सत्र में ये प्रारंभिक भाषण, उद्घाटन भाषण करते हुए मैं आपके सामने जो है अभिव्यक्त करना चाहता हूं कि हम चारों दिन की चर्चा के बाद और 5वें दिन, 5 दिन हम यहाँ पर है सर कुरिल साहब, 5 दिन हम यहाँ पर रहेंगे। बस्ती हमने बसाई है, आपको उद्घाटन सत्र के बाद उसका नज़ारा दिखाएंगे। इस बस्ती में हम लोगों ने 3,000 लोगों की व्यवस्था की है। गांव में इतने लोग रहते हैं, इनकी ग्राम पंचायत बन जाती है और कभी कभी 5 और 7,000 लोग भी हम बुलाते हैं, लेकिन ये सब कोरोना और अन्य जो अड़चने हैं उसकी वजह से हमने कम लोगों को, लिमिटेड लोगों को, जो स्वस्थ है, बीमार नहीं है, ऐसे लोगों को अधिवेशन में बुलाया है। तो जब 5,000 लोगों की बस्ती हम यहाँ बसाते हैं और उस बस्ती में रहने की हम लोगों ने यहाँ पर कुटिया बनाई है, वो कुटिया में प्रोफेसर भी सोएगा उसी गद्दे पर और हमारा एलडीसी भी सोएगा उसी गद्दे पर, हमारा साधारण कर्मचारी, वो सारे लोग हमारे मिशन के कैडर है, वो यही सोएंगे, साथ साथ एक ही भोजन खाएंगे। भोजन कम पड़ा तो यही का पानी पिएंगे और अधिवेशन की कार्रवाई सुनेंगे। इस प्रकार की कमिटमेंट, इस प्रकार की प्रतिबद्धता लेकर के साथियों हम चल रहे हैं। मैं हमारे अतिथिगण के सामने इस बात को गर्व से अभिव्यक्त करना चाहता हूं कि ये 5 दिन के लिए बस्ती बसाई है, इस बस्ती में गंदा पानी नहीं बहने देंगे। ब्राह्मणवादी लोग अपनी बस्ती को स्वच्छ रखते हैं और हमारी बस्तियों में गंदी नालियां बहती है। ब्राह्मणवादी लोगों के यहां पर गली में खुले तार नहीं, इलेक्ट्रिक के खुले तार नहीं बहते, उनके यहाँ अंडरग्राउंड केबल होते हैं। हमारी बस्तियों में खुले तार होते हैं, बिजली के, इससे एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं। हमारी बस्ती में रास्ते नहीं है, हमारे बस्ती में गाड़ी नहीं जा सकती। ये हम चाहते हैं कि इस बस्ती, ये जो बेगमपुरा हम यहाँ बसा रहे हैं, हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में वास्तव में ये बेगमपुरा बन जाए। तो साथियों, इस बेगमपुरा में मैं हमारे मुख्य अतिथि, हमारे उद्घाटक महोदय आर.एस. कुरिल साहब का आपकी ओर से स्वागत करता हूं। आपकी तालियों के गर्जना के साथ उनका स्वागत करता हूं। मैं जस्टिस वीरेंद्र सिंह जी यादव और उनकी मिसेस हमारे अधिवेशन में शामिल हुई है, मैं दोनों अभिभावकों का, दोनों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मृदुला मैडम, मृदुला देवी जी केरला से हमारे बीच में पहुँची है। ये फिल्म कलाकार है, साहित्यिक है और इनका एक
जो मैगजीन चलता है पट्टभेदम, उनकी वो संपादिका है, उनका भी स्वागत करता हूं और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस राष्ट्रीय 43वें राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रास्ताविक भाषण यहां समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।